नमस्कार, मेरा नाम है मीना शर्मा। कक्षा 12 के मनोविज्ञान के चतुर्थ मॉड्यूल में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 18 व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? पर्सनैलिटी लैटिन शब्द पर्सोना से बना है और इसका अर्थ है बाहरी मुखौटा। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके चेहरे मोहरे को देखते हैं, हाव भाव, आकार प्रकार, और यही मोटे तौर पर पर्सनैलिटी है। आइए देखते हैं व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टिगोचर विशेषताएं देखी जाती हैं। मनोवैज्ञानिक इनका प्रयोग सोचने के विभिन्न लक्षण, फीलिंग्स, अनुभूति तथा क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए करते हैं। लाक्षणिक पद्धति के अनुसार हम सुसंगत और सुस्पष्ट विचारों, अनुभवों और कार्यों को सुव्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उसी को ही व्यक्तित्व मानते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के यथार्थ के रूप में माना जाता है और यह एक व्यक्ति के सत्य आंतरिक प्रकृति में निहित होता है। समझदार व्यक्तित्व कठिन तथा चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं और ऐसे कार्यों को निष्पादित करते हैं। यह अत्यधिक मिश्रित भाव होता है तथा समग्र व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए कोई एक एकल सिद्धांत समर्थ नहीं है। अर्थात व्यक्तित्व अलग अलग नियमों, अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा समझ लिया जाना संभव है, किंतु कोई एक सिद्धांत इसे पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित करता, नहीं परिभाषित करता। विभिन्न सिद्धांतों के दृष्टिगत व्यक्तित्व की संरचना तथा कार्यकलाप विभिन्न स्थितियों में भिन्न होता है। यहाँ व्यक्तित्व के अनेक सिद्धांत बताए गए हैं। प्रत्येक सिद्धांत व्यक्तित्व के कार्यकलाप के बारे में अलग अलग विवेचना करता है। यानी जितने भी सिद्धांत हमारे सामने विभिन्न शोध और अनुसंधानों से हमारे सामने आए, वे व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं, पहचानते हैं। हम कुछ मुख्य सिद्धांत देखेंगे। पहला है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण परिदृश्य, साइको एनालिसिस। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट भी, इसे आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। पासिंग रेफरेंस में हमने सिगमंड फ्रायड का नाम पहले भी देखा और समझा था। यह सिद्धांत एक व्यक्ति में अचेतन के प्रभाव, कामुक एवं आक्रामक मूल वृत्ति तथा पूर्व बचपन के प्रभाव पर बल देता है। कौन सी तीन चीजें हैं? अचेतन का प्रभाव, कामुक एवं आक्रामक मूल वृत्ति तथा पूर्व बचपन के अनुभव। ये इन पर जोर देते हैं, बल देते हैं। यह सिद्धांत न केवल मनोविज्ञान में प्रभावशाली है बल्कि साहित्यिक क्षेत्र में, कला, साइकेट्री तथा फिल्मों के क्षेत्र में भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। फ्रायड ने इस बात की खोज की कि मस्तिष्क एक चट्टान के पत्थर के समान है और हमारी सचेतन जागरूकता सीमित होती है। पत्थर के समान इन्होंने पर्सनैलिटी को माना है और जागरूकता, सचेतन जागरूकता सीमित है। वे मानते हैं मनोवैज्ञानिक शक्तियां जागरूकता के 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला है सचेतन स्तर, इसमें आता है विचार, अनुभव तथा संवेदनशीलता। दूसरा है पूर्व सचेतन स्तर, यह सूचना एकत्रित करती है तथा
जिसमें से एक को मौजूदा जानकारी नहीं होती, अर्थात जो वर्तमान है उसकी सभी जानकारी से नहीं होती, पुरानी सारी जानकारी इसमें एकत्रित होती है। ये आसानी से सचेतन मस्तिष्क में प्रवेश कर सकती हैं। ये जानकारी आसानी से सचेतन मस्तिष्क में प्रवेश कर सकती हैं। अचेतन स्तर, इसके विचार, अनुभव, इच्छाएं और अंतर्द्वंद ये वे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। यह हमारी गतिविधि को किस स्तर पर, सचेतन स्तर पर प्रभावित करता है। कई बार हम कहते हैं किसी परिस्थिति में, अरे मैंने ऐसा किया, मुझे तो पता ही नहीं था मैं ऐसा कर सकता हूं या मैं ऐसा सोच सकता हूं। तो वे विचार, वे इच्छाएं कहां से आती हैं? आपके अचेतन से, आपके अचेतन स्तर से। और इस चीज की पहचान किसने की? सिगमंड फ्रायड ने। फ्रायड का मानना था अचेतन सामग्री अक्सर प्रच्छन्न तरीके से, प्रच्छन्न अलग अलग टूटे फूटे इन तरीकों से चेतना स्तर में प्रवेश करता है। यह विकृत तरीके में हो सकता है अथवा प्रतीकात्मक भी हो सकता है। सपने, मुक्त साहचर्य, इनका अर्थ प्रयोग जागरूकता के 3 स्तरों के विश्लेषण में किया जाता था, अर्थात वे व्यक्ति के साहचर्य जिनके साथ वह रहना पसंद करता है और जिस प्रकार के वह सपने देखता है, इस प्रकार के जो उसके विश्लेषण होते थे उनका प्रयोग इसके मापन में किया जाता था। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। व्यक्तित्व संरचना, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना किस प्रकार से दी, देखते हैं। उनका विश्वास था कि व्यक्तित्व का आविर्भाव हमारे आक्रामक प्रवृत्ति, जो कि हमने देखी मूल वृत्ति है, तथा सुखद जैविकीय आवेग और सामाजिक प्रतिस्पर्धा के बीच विवाद के कारण होता है। आक्रामक प्रवृत्ति, सुखद जैविकीय आवेग, यानी हम सुखपूर्वक ही रहना चाहते हैं, समाज में हमें उस स्थिति में नहीं रहने दिया जाता, वहां प्रतिस्पर्धा होती है, आपके सही और गलत के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है और हमारी मूल वृत्ति आक्रामक होती है। तो यहां विवाद होता है। इस प्रकार व्यक्तित्व में उस स्थिति में तब उत्पन्न होता है जब हमारा प्रयास विवादों को सुलझाने का होता है। अंततः 3 संरचनाएं प्रस्तुत की गई जो कि एक दूसरे से संबंधित है और मानव के मन में अंदर किस प्रकार का एक स्ट्रक्चर है, यह सिगमंड फ्रायड द्वारा देने का प्रयास किया गया। इसमें आते हैं इद, अहम और सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। पहले देखिए इद, यह व्यक्तित्व का अचेतन विवेकहीन भाग होता है। अचेतन भी है और विवेकहीन है। यह नैतिकता का विरोधी हिस्सा, यानी जब हमें कहा जाए कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, तब हमारा मन करता है हमें यह काम नहीं करना, यानी जो चाहिए, जो नैतिकता है, यह उसका विरोधी है, बिल्कुल उल्टा है। यह सुख सिद्धांत पर कार्य करता है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए ही। छोटे बच्चों में हम इस प्रवृत्ति को देख सकते हैं। उन्हें छोटा सा कागज का टुकड़ा, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी अगर जिद है कि यह चाहिए तो उन्हें चाहिए ही, अर्थात सुख सिद्धांत पर कार्य करता है और शीघ्र संतुष्टि की कोशिश करता है। दूसरा देखिए, अहम या ईगो। यह वास्तविक संसार के साथ विद्यमान रहता है। यह वास्तविक संसार के साथ विद्यमान रहता है और वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह व्यक्तित्व के सचेतन तथा विवेकपूर्ण हिस्से को दर्शाता है। यह विचारों तथा व्यवहारों को विनियमित करता है, विवेकपूर्ण तरीके से उन्हें बैलेंस बनाने का कार्य
करता है। तीसरा है अत्यधिक अहम सुपर ईगो। यह पैतृक तथा सामाजिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करता है, सचेतन की आवाज के रूप में कार्य करता है, जो कि न केवल वास्तविक बल्कि आदर्शवाद पूरा करने के लिए दबाव डालता है। यानी यही काम पूरे संसार के लिए, पूरे समाज की भलाई का है, इसीलिए इस कार्य को किया जाना ही उचित रहता है। यह अत्यधिक अहम दर्शाता है। अब देखिए व्यक्तित्व विकास। जो सिगमंड फ्रायड थे, इन्होंने जो मानसिक रोगी जिन्हें समाज द्वारा तिरस्कृत कर दिया जाता था, उन्होंने उनका अध्ययन किया और अपने शोध में, अनुसंधान में बहुत सारे नए नए नियमों का, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। देखिए मरीज के केस हिस्ट्री के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला क्या, कि व्यक्तित्व विकास मनोलैंगिक चरणों के क्रम में होता है। इन चरणों में सुख की मानसिकता का अनुभव शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, अर्थात मानसिक हिस्सा है सुख की प्राप्ति, और किसके आधार पर हो रहा है, शरीर के विभिन्न क्षेत्रों पर। देखिए किस प्रकार से मनोलैंगिक अवस्था के विकास के चरण। पहला है मुखीय, आयु है 6 से 18 माह। सकिंग और बाइटिंग आदि गतिविधियों द्वारा, मुख के द्वारा सुख की अनुभूति होती है। छोटा बच्चा दूध पीता है, दांतों मुंह से काटता है, दांतों से काटता है, तो इस गतिविधि में उसे सुख की अनुभूति होती है। दूसरा है 18 से 36 माह तक की उम्र के बच्चे, इन्हें ये गुदीय चरण से गुजरते हैं। बाउल तथा ब्लैडर के एलिमिनेशन से, अर्थात शौच एवं मूत्र विसर्जन के द्वारा ये सुख की अनुभूति करते हैं। तीसरा है फैलिक चरण, 4 से 6 वर्ष के बच्चे, और यहाँ सुखद अनुभूति केंद्र जननांग होते हैं, जिनको छूने से, फंडलिंग से सुखद अनुभव होता है। अगला है सुषुप्तावस्था, 7 से 11 वर्ष। बच्चे अपनी कामुक इच्छाओं को दमित करना सीखते हैं और उन्हें सामाजिक रूप से स्वीकार्य गतिविधियों में परिवर्तित करते हैं, जैसे खेल, कोई कला आदि। अंतिम चरण है जेनाइटल, जो 11 वर्ष के उपरांत आती है, और यहाँ सुखद अनुभूति क्षेत्र जेनाइटल एरिया होता है। इस आयु में कामुकता, रुचि परिपक्व हो जाती है। तो उन्होंने ये 5 अलग अलग हिस्से बनाए जीवन के, जिसमें कि सुख की अनुभूति व्यक्ति किस प्रकार से करता है, शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा। रक्षात्मक प्रतिक्रिया, जब इद और सुपर ईगो इनमें विवाद होता है, तो बैलेंस कौन बनाता है, अहम या ईगो। तालमेल बनाना, यानी नैतिकता को बीच में लाकर तालमेल इन दोनों के बीच में बनाना ही अहम का, ईगो का कार्य है। ईगो समस्या सुलझाने का प्रयास करता है, और यदि वास्तविक समाधान अथवा समझौता संभव नहीं हो तो विचारों को तोड़ मरोड़ कर संतुष्ट करता है अथवा कुछ अन्य प्रक्रियाएं करता है, और इस प्रकार से वास्तविकता की अनुभूति को रक्षात्मक प्रतिक्रिया करना कहा जाता है। यानी कोई कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बहाना लगा देना या किसी दूसरे की गलती आरोपित कर देना, यही रक्षात्मक प्रतिक्रिया कही जाती है। और यह क्यों आवश्यक है, यदि ऐसा नहीं हो तो मनुष्य के लिए बैलेंस बनाकर इस संसार में जीना संभव ही नहीं हो पाए। तो इनको फ्रायड ने अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में बांटकर प्रक्रियाओं के तौर पर भी बताया है। स्वयं की प्रतिरक्षा या बचाव,
के लिए हम जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं उसे ही रक्षात्मक तकनीक, रक्षात्मक प्रतिक्रिया कहा जाता है। इन्हें समायोजन प्रक्रिया भी कहा जाता है, अर्थात इसी को एडजस्टमेंट कहा जाता है। परिस्थिति के साथ, व्यक्तियों के साथ, समाज के साथ स्वयं को समायोजित करना या एडजस्ट करना, यही है रक्षात्मक प्रतिक्रिया। इसके अलग अलग रूप देखते हैं। प्रतिवाद, मौजूदा दुर्घटना या सूचना को याद न करा पाना, अर्थात उस खराब मेमोरी को मिटा देना, जिसमें व्यक्ति कहे मैं नहीं जानता, मैंने इसे नहीं देखा, मैं यहां नहीं था, तो ये क्या है? प्रतिवाद, उल्टी बात कहना। दूसरा है भावनात्मक प्रेरणाएं, कुछ अन्य लोगों अर्थात स्थानापन्न व्यक्ति या वस्तु को पुनः निर्देशित करती हैं। विस्थापन, कुछ चीजें जो हम नहीं कर पा रहे वो दूसरों में आरोपित कर दी जाती हैं। आरोपण, स्वयं की गलती को दूसरे के ऊपर थोपना, अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोपना, यह कहलाता है आरोपण। अन्य है युक्तिकरण या वास्तविकता, सामाजिक स्वीकार्यता स्पष्टीकरणों के माध्यम से हमारे कार्यों या भावनाओं का युक्तिकरण करना, सही तरीके से बहाना लगा देना। आसान शब्दों में रिग्रेशन या अवनति पहले चरण के विकास के व्यवहारिक लक्षणों पर बल देता है कि यह कार्य किया जाना संभव ही नहीं था। मैं साइंस लेकर भी मैं डॉक्टर नहीं बन पाया क्योंकि मुझे दवाइयों से नफरत है, मुझे दवाइयों की गंध से नफरत है। तो इस प्रकार से ये रिग्रेशन है, अवनति। रोकना, दमन करना, सचेतना से चिंताग्रस्त विचारों, अनुभवों, भावनाओं या प्रेरणाओं का निष्कासन कर देना, रोक देना, दमन कर देना कि यह कार्य सही नहीं है, मुझे यह कार्य नहीं करना, रोकना या दमन करना कहलाता है। तो ये इसके अलावा चरम, उत्कृष्टता, कामुक उत्तेजना को सकारात्मक कार्यों में व्यस्त करना, क्योंकि ऐसी भावनाएं हर समय पर पूरी नहीं की जा सकती, तो व्यक्ति कोई रिग्रेस कार्य जैसे कि फुटबॉल खेलना या कोई अन्य खेल खेलना, कोई अन्य कलाकारी करके दिखाना, इसमें अपने आप को व्यस्त कर लेता है। यही चरम या उत्कृष्टता की भावना है। प्रतिक्रिया निर्माण, ठीक विपरीत दिशा में कार्य करना, यानी जब हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल उससे 180 डिग्री उलट कार्य करना, प्रेम को घृणा में बदलना अथवा इसका उल्टा करना। तो इस प्रकार ये कुछ एडजस्टमेंट के तरीके हैं। ये अपनी प्रवृत्तियों को दमन करने के, अपनी इच्छाओं के पूरा न होने के जो कारण हैं उनको बताना, ये क्या है? कुछ रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। ये भी सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही प्रस्तुत की गई हैं। फ्रायड के विचार विवादास्पद रहे हैं। लोगों का कहना था कि फ्रायड ने स्वस्थ लोगों की बजाय मानसिक रोगियों पर अध्ययन किया और इस प्रकार वह कभी भी सही लोगों के बारे में स्वीकार्य नियम नहीं बना पाए। नियो फ्रायड के विचार फ्रायड के विचार से भिन्न है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इस श्रेणी में शामिल हम कर सकते हैं वो इस प्रकार हैं। कार्ल यंग, हम लिखेंगे जंग, JUNG, लेकिन पढ़ेंगे यंग या जंग। सामूहिक अचेतना, यानी इन्होंने कहा मानव जीवन में काम तथा आक्रामकता की मुख्य भूमिका का विरोध, ये मुख्य भूमिका नहीं निभाते। काम और आक्रामकता मनुष्य जीवन में मुख्य भूमिका नहीं निभाते। उनका मानना है अत्यधिक सामान्य मनोवैज्ञानिकी ऊर्जा के द्वारा लोग प्रोत्साहित होते हैं। व्यक्ति कार्य किस प्रकार से कर पाते हैं? अत्यधिक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा के कारण। उन्होंने बताया व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण इकाई सामूहिक अचेतना होती है और यह क्या होती है?
आदिम किस्म के गुण जो व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं, यही मानसिक प्रतिमा के रूप में विकसित होते हैं। और इसका उदाहरण किस प्रकार से समझेंगे? अभिनेता, शक्तिशाली पिता, ईमानदार बच्चा, पालन पोषण करने वाली माँ, ये आदिम किस्म के कुछ उदाहरण हैं जो व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले यही वे मॉडल होते हैं जिनके अनुकरण में वह कोई भी कार्य करता है। यह विचार है कार्ल यंग का। कॉरेन हार्नी, इन्होंने एक अलग ही सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनका कहना था व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक संबंधों की महत्ता होती है और मूल चिंता की भावना यही है मेन बात जो किसी व्यक्ति को उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में दूसरों से अलग बनाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए मूल चिंता ही प्रोत्साहित करती है। यह अलग अलग और असहाय बच्चों में अधिक दिखाई पड़ती है। तीसरा है अल्फ्रेड एडलर। एडलर का कहना था निकृष्टता तथा उत्कृष्टता ये दो प्रकार के अनुभव होते हैं और व्यक्ति का व्यक्तित्व इन्हीं के आधार पर चलता है। ये कहते हैं मानव का मुख्य लक्ष्य उत्कृष्टता के लिए कार्य करना है, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है। यह निकृष्टता के अनुभव से उत्पन्न होता है। जब कोई कार्य गलत हुआ, बुरा हुआ, तब उसे पता चलता है कि उत्कृष्ट या अच्छा कार्य क्या है। प्रारंभिक अवस्था तथा शैशव अवस्था के समय यह परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार से 3 अलग अलग पॉइंट हमने पढ़े और इसमें भी ये किसके विरोध में आए हैं? सिगमंड फ्रायड के साइको एनालिसिस के विरोध में ये विचार प्रस्तुत किए गए। अब हम देखते हैं शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत लाक्षणिक प्रवृत्ति तथा सचेतना के प्रेरक होते हैं। ये अपेक्षाकृत सही तरीके से जो बर्ताव होता है उसके लिए स्थिर तथा सहनशील रूप लिए होते हैं। ये एक मॉडल बनाते हैं किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। लोगों के वर्णन प्रतिपादन में शील गुणों का प्रयोग बार बार किया जाता है। बताया जाता है कि उस व्यक्ति में ये गुण है और इस व्यक्ति में ये गुण है। वैयक्तिक पहचान का शील गुण सिद्धांत विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वर्णन और मापन करता है। क्या करता है यह सिद्धांत? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वर्णन करता है और मापन करता है। कोई किस स्तर तक दूसरों के लिए परोपकारी है, मददगार है वगैरह। स्पष्ट गुणों को सतही गुण अर्थात प्रसन्न, विनम्र, परोपकारी, सहानुभूति वाला आदि कहा जाता है। इसके विपरीत कतिपय मूल गुण होते हैं। तो स्पष्ट गुण और मूल गुण ये 2 शील गुण हो गए। रेमंड कैटल, इन्होंने गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जा सकता है शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपका उत्तर होना चाहिए रेमंड कैटल ने। कितने गुण हैं? 16। और व्यक्तित्व कारक, वे क्या कहते हैं इन्हें? व्यक्तित्व कारक। कितने गुण हैं? 16। किसने दिए हैं? रेमंड कैटल ने। कुछ है आरक्षित बहिर्गमन, गंभीर प्रसन्नता, व्यवहारिक कल्पना तथा आराम तनावग्रस्तता। सिर्फ नाम ध्यान रख लीजिएगा, इनके बारे में अधिक नहीं पूछा जाएगा। आइजेंक एक अन्य मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और लोगों को 4 किस्मों में वर्गीकृत कर दिया। किसके आधार पर? उनके व्यक्तित्व के आधार पर। अंतर्मुखी, न्यूरोटिक,
अंतर्मनमुखी स्थायित्व, बहिर्मुखी न्यूरोटिक तथा बहिर्मुखी स्थायित्व। 4 प्रकार है। अंतर्मुखी न्यूरोटिक, अंतर्मुखी स्थायित्व, बहिर्मुखी न्यूरोटिक, बहिर्मुखी स्थायित्व। इसके पश्चात आइजेंक ने साइकोटिसिज्म को व्यक्तित्व के दूसरे आयाम के रूप में प्रस्तुत किया। तो इन्होंने 2 चीजें प्रस्तुत की, एक तो 4 किस्मों में वर्गीकरण व्यक्तित्व का, और साइकोटिसिज्म जो कि व्यक्तित्व के दूसरे आयाम के रूप में प्रस्तुतिकरण था। और हाल ही में मैक्रे तथा कोस्टा ने क्या किया है, 5 फैक्टर मॉडल प्रस्तुत किया है। 5 फैक्टर मॉडल, जिसमें न्यूरोटिज्म, एक्सट्रावर्जन, अनुभव की खुली विचारधारा, सहमतिपूर्ण तथा कर्तव्यपरायणता गुणों का प्रयोग किया है। और किस लिए? व्यवहार का उल्लेख करने और पूर्व अनुमान लगाने के लिए कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। मानव व्यवहार गुणों तथा परिस्थितियों के बीच एक परिणाम है। व्यक्ति स्वयं कैसा है और परिस्थितियां कैसी हैं, इसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति का व्यवहार होता है। शील गुण सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या नहीं करता। यह कुछ हद तक ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण बताने का कार्य करता है, और यह गत्यात्मक प्रक्रियाओं की भी उपेक्षा करता है। तो यदि प्रश्न यह आता है कि शील गुण सिद्धांत के नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, तो हम ये 1-2 बातें इसमें लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये क्या है? ज्ञानात्मक अनुभूति बोधगम्यता। किसने दिया था यह सिद्धांत? अल्बर्ट बंडूरा ने। इनके विचार में व्यक्तियों तथा सामाजिक संदर्भ के बीच पारस्परिक क्रिया द्वारा ही व्यवहार प्रभावित होता है। बंडूरा के अनुसार व्यवहार किससे प्रभावित होता है? व्यक्ति तथा सामाजिक संदर्भ। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ सामाजिक संदर्भ है, इनके बीच में ही जो व्यवहार होता है वह प्रभावित होता है। उनका विचार है हमारी विचारधारा तथा कार्रवाइयां सामाजिक वातावरण में उत्पन्न होती हैं, किंतु मानव जातियों में स्वविनियम की अद्भुत क्षमता होती है। वे अपने आप को विनियमित, रेगुलराइज कर सकते हैं, और सक्रिय संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसी के फलस्वरूप दिखाई देती है। व्यक्ति अपने व्यवहार को, अपनी परिस्थितियों को जब कॉग्निटिव एबिलिटी के द्वारा विनियमित, रेगुलरेट करता है, तभी यह संभव हो पाता है। और इस चीज को उन्होंने अच्छे तरीके से समझकर संज्ञान को एक महत्वपूर्ण पक्ष बताया है। देखिए, ज्ञानात्मक कारक, पर्यावरणीय कारक, व्यवहारात्मक कारक। यानी व्यवहार, बौद्धिक तथा वातावरण की पारस्परिक प्रतिबद्धता क्या है? व्यवहार ज्ञान तक गया, ज्ञान वातावरण के कारण है, और वातावरण ने किसको प्रभावित किया? व्यवहार को। यही उल्टा भी हो सकता है, ज्ञान ने व्यवहार को प्रभावित किया, व्यवहार से वातावरण में प्रभाव आया, और वातावरण ने आपको ज्ञान दिया। यानी तीनों कारक एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे को प्रेरक भी हैं, एक दूसरे को चलाते भी हैं। बंडूरा ने स्व क्षमता की अवधारणा का विकास किया। यानी व्यक्ति परिस्थिति और जेनेटिक्स का एक पुतला मात्र नहीं है, चूंकि वह एक जीवित प्राणी है, उसके अंदर मानसिक क्रियाएं होती हैं, और वह अपने आप को समाज,
नियम और अपने मन के अनुसार ढाल सकता है। व्यक्ति का संज्ञानात्मक बोध, योग्यताएं तथा व्यवहार इसी स्व प्रणाली के रूप में देखे जा सकते हैं। स्व क्षमता एक अवस्था को दिखाती है जिसमें योग्यताओं को स्वीकार करना और विशेष परिस्थिति की मांगों को पूरा करने में यह प्रभावशाली होता है। यह सिद्धांत प्रयोगशाला में किए गए अनुसंधानों पर ही आधारित है, अर्थात यह एक वैज्ञानिक अवधारणा है। विज्ञान के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा इन्होंने यह मत प्रतिपादित किया है। यह सिद्धांत अचेतन कारकों की उपेक्षा करता है, जिसको सिगमंड फ्रायड ने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, बंडूरा ने उनकी उपेक्षा की है। यह सिद्धांत जीवन के विवेकपूर्ण पहलू पर बल देता है, अर्थात व्यक्ति पशु नहीं है, पशु से आगे बढ़कर है। संज्ञान उसे पशुओं से अलग करता है। भावनात्मक पहलू की भी इसमें उपेक्षा होती है। संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत व्यक्तित्व में विचारधारा तथा याददाश्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी सामाजिक सिद्धांत संज्ञानात्मक, और इसमें विचारधारा और याददाश्त, इन दोनों के आधार पर बदलाव संभव हो पाता है। अब हम देखते हैं मानवीयता का सिद्धांत। इस प्रकार के सिद्धांतों में भारतीय फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन सिद्धांतों में यह प्रस्तुत किया गया, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सक्रिय सर्जनात्मक शक्ति होती है, उसे आत्म कहा जाता है। आप भारतीय मत के अनुसार आत्म की यह परिभाषा भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो सक्रिय सर्जनात्मक शक्ति है, इसको आत्म कहा जाता है। यह शक्ति अभिव्यक्ति की जांच करती है, यह विकास और वृद्धि करती है। इस अनुभूति को तीसरी शक्ति के रूप में भी माना जाता है, जो मानव संभावनाओं, लाक्षणिक प्रवृत्तियों, स्व जागरूकता तथा स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल पर बल देता है। और इसके प्रतिपादक कौन है? कार्ल रोजर्स, अब्राहम मास्लो, ये मानवीय अनुभूति के मुख्य प्रतिपादक हैं। मास्लो का हमने पहले भी पढ़ा था कि उन्होंने आवश्यकताओं का एक ट्रायंगल प्रस्तुत किया है। उस ट्रायंगल में जो प्राथमिक मेन आवश्यकताएं हैं वे नीचे हैं, और मानव विकास के स्तर के अनुरूप वह ट्रायंगल आगे की तरफ बढ़ता जाता है। अब्राहम मास्लो ने स्व यथार्थवादी लोगों के विचार को प्रस्तुत किया। किसको? स्व यथार्थवादी। उन्होंने बताया मानव उद्देश्य आवश्यकताओं के अनुक्रम में व्यवस्थित होता है। मानव में क्या होता है? आवश्यकताएं मेन होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति स्वयं विकसित होता जाता है। एक बार फिर से देखते हैं मास्लो की आवश्यकताओं का अनुक्रम। शारीरिक आवश्यकताएं, भूख, प्यास, नींद आदि, सुरक्षा, जानवरों से, चोरों से, दूसरों से जुड़े रहने की अनुभूति अर्थात परिवार और समाज की स्वीकार्यता, परम आवश्यकता, स्वयं के बारे में समझ, स्व यथार्थवादिता, दूसरों का उपकार करने की भावना, और स्व अनुभवातीत, जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाए, यानी सारा विश्व ही मेरा परिवार है, अध्यात्म, इसका अर्थ है अध्यात्म। जब एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तभी व्यक्ति दूसरी आवश्यकता की तरफ बढ़ता है, और इन आवश्यकताओं के अनुक्रम में मास्लो ने मानव की आवश्यकताओं को परिभाषित किया है। कार्ल रोजर्स का मानना है कि मानव की मूल मंशा यथार्थवादी प्रवृत्ति है। मनुष्य सपनों में नहीं जीता,
मनुष्य पूर्व अनुभवों में भी नहीं जीता, वह यथार्थ में जीता है। यह मानव शरीर का अनुरक्षण और विकास भी करता है इस क्रम में। और वे कहते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वयं की विचारधारा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है, अर्थात व्यक्ति स्वयं के अकॉर्डिंग ही कोई भी कार्य करता है। वे अनुभवों का खंडन करते हैं कि अगर एक बुरा अनुभव हो गया तो व्यक्ति सदैव ही उससे जुड़कर रहेगा, नहीं, मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, ऐसे अनुभवों से उबर कर वह फिर से अच्छा नया काम करेगा। स्व अवधारणा की यदि प्रतिकूल भी वे अनुभव होते हैं तो वह उनका खंडन करते हैं। व्यक्ति के पूर्णतः कार्यशील के संबंध में उनकी धारणा है कि स्व अवधारणा लचीला और विकासात्मक होता है। यह मानव जाति के आशावादी विचार को प्रतिपादित करते हैं। अर्थात सिगमंड फ्रायड से बिल्कुल अलग ही विचार रोजर्स ने, मास्लो ने प्रस्तुत किए हैं। अब देखते हैं गुणों की अवधारणा। व्यक्तित्व के लिए भारतीय दृष्टिकोण से 3 गुणों का सम्मिश्रण माना गया है, सत्व, राजस और तमस। भगवत गीता में हम इनके बारे में पढ़ते हैं, स्पष्ट उल्लेख है। ये गुण विभिन्न स्तरों तथा किसी भी समय प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं। एक व्यक्ति का व्यवहार गुण पर निर्भर करता है और यह कभी भी उसे ऊपर उठा सकता है। सत्व गुण मुख्य विशेषताएं हैं सत्य, गंभीरता, कर्तव्य अनुशासन, अनासक्ति, स्वच्छता, मानसिक संतुलन, संवेदना का नियंत्रण, प्रतिबद्धता, कुशाग्र बुद्धि, बुद्धि का विवेकपूर्ण उपयोग आदि। ये मुख्य बिंदु हैं जो आप सत्व गुण से संबंधित प्रश्न में लिख सकते हैं। रजस गुण, रजस गुण वाले व्यक्ति की विशेषताओं में क्या क्या है? प्रभावशाली क्रियाकलाप, संवेदना के तुष्टीकरण की इच्छा, असंतुष्टता, ईर्ष्या, भौतिकवादी विचारधारा, ये सब इसमें शामिल है। और तमस गुण में क्रोध, अहंकार, मानसिक असंतुलन, उदासी, आलस्य, सुस्ती, लिंबकारी तथा असहाय का अनुभव करना माना जाता है। यानी ये सभी नेगेटिव गुण हैं। सत्व में सभी पॉजिटिव गुण थे और रजस में इन दोनों गुणों का एक संतुलन है। भगवत गीता में आदि प्रारूप मेटाटिपिकल 3 गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे भोजन के अनुसार माने गए हैं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मानसिकता, बुद्धि, व्यक्ति की बुद्धि इन 3 गुणों से ही संचालित मानी गई है। दान, चैरिटी, कि व्यक्ति इसी प्रकार से दान करता है। ये सब विशेषताओं के 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खाने, बुद्धि, दान, इन तीनों को हम इन 3 गुणों के आधार पर बांटकर दिखा सकते हैं। अब देखते हैं मानव व्यक्तित्व का मूल्यांकन। कौन से वे तरीके हैं जिनके द्वारा किसी मानव के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है, उनकी विभिन्नताओं को दर्शाया जा सकता है। अनुसंधानकर्ताओं ने अनेक उपस्करों, टेक्निक्स का प्रयोग किया है। 3 किस्मों में हम इन्हें श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। पर्यवेक्षणात्मक, स्व रिपोर्ट तथा प्रोजेक्टिव। पहला है पर्यवेक्षणात्मक। इसका प्रयोग जैसे साक्षात्कार, दूसरे से पूछना उसके बारे में, उसके कार्यों के बारे में। एक या अनेक परिस्थितियों में व्यक्तियों की रेटिंग की जा सकती है कि इस स्थिति में इस व्यक्ति ने ऐसा किया और समान परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति ने किस प्रकार किया। यह साक्षात्कार के द्वारा, पर्यवेक्षणात्मक उपस्कर के प्रयोग द्वारा संभव है। दूसरा है स्व रिपोर्ट, जिसमें व्यक्ति
अपने विचारों को, अपनी रिपोर्ट अपने आप देता है। और तीसरा है प्रोजेक्टिव। ये एक विशेष प्रकार का परीक्षण है जिसमें स्वीकार्य सामग्री का प्रयोग करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। वह अपने तथा दूसरों के प्रति अपने विचारों को प्रकट करता है। दो प्रसिद्ध थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट हैं। TAT कहा जाता है, इंक ब्लोट टेस्ट। इसमें इंक का एक धब्बा सा होता है, व्यक्ति को वह दिखाया जाता है और उसके बारे में वह क्या देख पा रहा है, क्या उसे समझ आ पा रहा है, इस प्रकार उसके विचार पूछे जाते हैं। यह बताने के लिए कहा जाता है कि वह उन सभी में क्या देखता है और जिस प्रकार के वह जवाब देता है उन्हीं की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करके उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है। दूसरे में कुछ फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं। फोटोग्राफ समान रहते हैं, व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं और जब व्यक्ति अपने पूर्व के, वर्तमान के तथा भविष्य की स्थिति के संबंध में जो कहानी बताता है तो उस कहानी के आधार पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा कोड प्रस्तुत करके उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है। उत्कृष्ट अनुभव, सामान्य अनुभव, आनुवांशिक कारक, यानी यह एक जटिल प्रक्रिया है जो इन दो अनुभव, सामान्य और उत्कृष्ट अनुभव तथा आनुवांशिक कारकों पर निर्भर करता है। आनुवांशिक कारक व्यक्तित्व के निर्धारण में इनकी मुख्य भूमिका होती है। जैसे फ्रायड के विचार में व्यक्तित्व विशुद्ध रूप से जैविकीय है। हालांकि समाज और संस्कृति की भी इसमें भूमिका होती है, तभी आनुवांशिकता एक संपूर्ण रूप से कारक माना जा सकता है। आनुवांशिक व्यवहार का अध्ययन बताता है कि अधिकतर व्यक्तियों पर आनुवांशिक गुणों का 15 से 50% तक का प्रभाव पड़ता है। बाकी जो उसका प्रभाव है दूसरे कारणों से सामने आता है। पूर्व अनुभव, व्यक्तित्व का विकास एक सतत प्रक्रिया है। बचपन से लेकर आपके जीवन के अंतिम क्षणों तक जो प्रक्रिया चलती है वह आपके व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया है। आरंभिक वर्षों में खेल व्यक्तित्व को निखारने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब छोटा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलता है तब वह अपने बड़ों की नकल करता है, दूसरों की नकल करता है और इस संदर्भ में वह स्वयं अपने विचार बनाना और प्रकट करना सीखता है। आसपास का परिवेश तथा अनुभव ये भी व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योग देते हैं। तो ये हो गए आपके पूर्व अनुभव। अब है प्राथमिक समूह। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या करते समय यानी जो महत्वपूर्ण कारक हैं उनमें हम परिवार को, आसपास को अवश्य ही शामिल करते हैं। यही वे प्राथमिक समूह है जिनका व्यक्ति पर, बालक पर सबसे पहले सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। फ्रायड इसके बारे में कहते हैं कि वयस्कता के दौरान बहुत सी समस्याएं गलत ढंग से पालन पोषण के कारण उत्पन्न होती हैं, जो कि भावनात्मक अड़चनें बन जाती हैं। पहचान करने की संवेदना या उपयुक्त मॉडलिंग इसमें इसके सुधार में सहायता कर सकती हैं। अर्थात इस प्राथमिक समूह के बारे में फ्रायड कहते हैं कि अगर बालक बचपन में कुछ गलत व्यवहार का शिकार होता है, बड़े होने पर वह उसमें एक अड़चन, एक व्यवहारिक परेशानी के रूप में सामने आता है और उसे किस प्रकार से पहचान करने की संवेदना अर्थात उसे पहचान कर तथा मॉडलिंग, नए प्रकार से मॉडल्स उसके सामने रखकर नए प्रतिमान व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करने पर वह ठीक की जा सकती है। संस्कृति एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। संस्कृति, एक संस्कृति में रहने वाले लोग अक्सर समान प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरी संस्कृति के लोग पहली संस्कृति से भिन्न हो सकते हैं। संस्कृति द्वारा स्वीकार्य पद्धति के अंतर्गत बच्चा व्यवहार सीखता है।
अर्थात संस्कृति बालक के व्यवहार को भी इसी प्रकार से प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने में इन 4 कारकों की बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका होती है और लगभग सारा व्यक्तित्व इन्हीं के द्वारा प्रभावित होता है, बनाया जाता है। आशा है आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर अपनी परीक्षा की तैयारी करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।